हेलो, वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। मैं अनुपमा शर्मा आप सबको क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ा रही थी, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया लाइफ प्रोसेस के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करके कुछ लाइफ प्रोसेस के बारे में देखा, जो कि आपके न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थे, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने डिस्कस किया दो मोड के बारे में, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो अपने खाने को खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। आज हम देख रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। पहले देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को दूसरों से लेते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में यानी जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसमें तीन कैटेगरी आ जाती है आपकी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जिसके बारे में हम क्लास 3rd या 4th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। पहला आपका हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट से लेते हैं, उनको हम हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक लिखा है गोट। दूसरा है आपका कार्निवोर, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, पहली बात तो ये कि वो दूसरे से ले रहे हैं, उसमें भी किससे, दूसरे एनिमल से ले रहे हैं, या तो उनके फ्लैश या मीट हम कह सकते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म और देयर फ्लैश और मीट, उनको हम कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लॉयन, शेर। हम जानते हैं शेर जो है वो डियर यानी हिरन को खाता है। हिरन क्या है, एक जानवर है, तो हम कह सकते हैं ये उस जानवर को खा रहा है या उसकी मांस को खा रहा है, तो शेर क्या हुआ, कार्निवोर्स हुआ। तीसरा आपका है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को दोनों से लेते हैं, किससे, ग्रीन प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दोनों पे डिपेंड होते हैं, या तो ग्रीन प्लांट से भी ले सकते हैं या तो एनिमल से भी ले सकते हैं। इसका आप कॉमन एग्जांपल जानते हो, ह्यूमन यानी होमो सेपियंस, ह्यूमन बींग्स जो मोस्टली ओमनिवोर्स के कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक एनिमल के बारे में भी यहाँ लिख दिया, बियर, जो फिश भी खाता है। देखिए ऐसे तो बहुत से एनिमल हैं जो ओमनिवोर्स के कैटेगरी में आते हैं। हमें जो मेन डिस्कस करना है ह्यूमंस के बारे में, होमो सेपियंस, क्योंकि आगे के न्यूट्रिशन में यही हमें पढ़ना है। ये तीन चीज़ें जो आप देख चुके हो, उसके बाद हम मेन आज टॉपिक पे आएंगे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में, जिसमें हमें डिटेल में पूरा पढ़ना है। तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। आप पहला देख रहे हो सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक। 1 by 1 एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके, मैंने एग्जांपल दिया फंगस। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे, घर में अगर हमने रोटी बना करके रखी है या सब्जी बना करके रखी है, आप रोटी का एग्जांपल ले लो, उसे कुछ दिन तक घर में रख दो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उस पर आएगा, उस पर वाइट कलर में छोटे 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 फंगस आ जाते हैं। वो जो फंगस होते हैं वही सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। वो रोटी जब वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, यानी एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सड़ने लगती है, तब उसके अंदर फंगस आती है। ये फंगस क्या कर रहे हैं, ये उस रोटी से अपने न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। वो कैसे ऑर्गेनिज्म हुए,
सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हुए और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा आपका है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उनको मारे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ऑर्गेनिज्म हु टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। यहाँ पे मेन चीज हमें मेंशन करनी है, विदाउट किलिंग देम, मतलब ये अपने न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो लेते हैं पर उनको मारते नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा समझो, एक मच्छर है, वो मच्छर एक इंसान के अंदर के ब्लड को लेता है, वो इंसान को मारता नहीं है। अगर हम बीमारी की बात ना करें, डेंगू या मलेरिया की, नॉर्मली अगर एक मच्छर एक इंसान को काट रहा है तो उसके अंदर के ब्लड को ले रहा है, उसको मार नहीं रहा है तुरंत। ठीक ऐसे ही आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा फाइलम, उसमें एक फाइलम था आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें एक बात आई थी, एक एस्केरिस, आपको याद होगा। टैपवर्म का एग्जांपल लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इंसान की बॉडी या आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा करके, उसके लीवर के अंदर जा करके उसके लीवर से सारे न्यूट्रिशन को लेता है पर उसको हार्म पहुंचाता है, पर उसको मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने न्यूट्रिशन के लिए टोटली किस पे डिपेंड है। और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो न्यूट्रिशन ले रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, होस्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। जैसे मच्छर ने एक इंसान को काटा, वो इंसान उसके लिए क्या है, होस्ट है। ठीक ऐसे ही पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने न्यूट्रिशन को जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से लेते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में टैपवर्म है। तीसरा आपका है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। होलोजोइक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या है आपका, ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कॉम्प्लेक्स को आप सीधे समझ लो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये सब आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। वो ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में डायरेक्ट लेते हैं उन्हें हम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स और ऑल एनिमल्स। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने अभी जो पढ़ा, यानी वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेते हैं, दैट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ओके, अब हमको देखना होलोजोइक न्यूट्रिशन को कौन कौन लेता है, तो हमने कहा ह्यूमन, ऑल एनिमल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये इस टॉपिक का न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस जैसे कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी में क्या होता है कि एक एक कैरेक्टर होते हैं, हम उसको मिला करके एक स्टोरी बनाते हैं। ठीक ऐसे ही एक एक पार्ट है जिसको मिला करके पूरा टॉपिक बना है। एक एक पार्ट को अगर हम सिस्टम से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा, रटने की कोई टॉपिक नहीं है, सब सिर्फ समझने की टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं होलोजोइक के बारे में थोड़ा डिटेल में। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने देख लिया, कौन से ऑर्गेनिज्म लेते हैं ये देख लिया। तो इसमें हमने मेनली कहा कि जो एनिमल होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब हमें इस चैप्टर में ये करना है, एनिमल दो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगर हमने फाइलम को पढ़ा है तो फाइलम में एनिमल के बारे में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। पर हमने एक और चीज़ पढ़ी है, वो है प्रोटोजोआ यानी अमीबा, जो को यूनिसेलुलर होते हुए भी पहला एनिमल माना जाता है। तो हमें एनिमल में एक अमीबा का और एक ह्यूमन बींग्स का डिटेल में पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं। किसी भी एनिमल के अंदर अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है तो 5 स्टेप के अंदर ही हो रहा है। हमें वो 5 स्टेप डिटेल में समझना है। ये 5 स्टेप क्या क्या हैं? पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और 5वां है इजेशन।
पहले हम देखते हैं इंजेशन क्या है। इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। खाने को लेना ही इंजेशन होता है। खाने को हमने मुंह में लिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फूड ने जैसे ही इंटर किया, तुरंत इंजेशन की प्रोसेस शुरू होती है और तुरंत ख़त्म हो जाती है। यानी इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना ही इंजेशन होता है। ये क्लियर हुआ। दूसरा आपका टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन समझेंगे आज, पर सुनते आए हैं हमेशा। डाइजेशन की बात करें तो अगर कोई आपसे पूछे डाइजेशन क्या है तो आप कहोगे खाने का पचना डाइजेशन है। कॉमन सी बात है, सब यही कहेंगे। पर आज हम जानेंगे कि जो बात हम अब तक सुनते आए हैं वो अधूरी है या पूरी तरीके से कह दे तो सही भी नहीं है। डाइजेशन का मतलब क्या है, इसी पे ये पूरा टॉपिक है। डाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल मटेरियल। डाइजेशन का मतलब होता है टूटना, किसका? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल में। सिर्फ यही डाइजेशन होता है। जैसे हमने खाने में रोटी को खाया, रोटी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा। डाइजेशन में क्या होगा, वो रोटी पचते पचते हमारी बॉडी में उसके अंदर का ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। यही डाइजेशन है। यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल में टूटना डाइजेशन है। तीसरा आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। नाम से क्लियर है, एब्जॉर्ब करने की बात है। जिस खाने को हमने सिंपल फॉर्म में तोड़ा, उस सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करके, यानी ब्लड के द्वारा या किसी भी तरीके से, ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी को बना करके बॉडी में पहुंचाना एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, हमने सिंपल फूड मटेरियल या सीधे कहो डाइजेशन में जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी बनाया, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक, उस एनर्जी को हमने यूज़ किया, दैट इज़ एसिमिलेशन। फिर सारे प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल बच गया, उसे बॉडी से बाहर कर दिया, दैट इज़ इजेशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट। एक बार देखिए, हमने खाने को मुंह में लिया, इनटेक ऑफ फूड, दैट इज़ इंजेशन। वो खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हुआ, दैट इज़ डाइजेशन। उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब किया और एनर्जी क्रिएट की, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। एनर्जी क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि उस एनर्जी को यूज़ किया, दैट इज़ एसिमिलेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको बॉडी से बाहर कर दिया, दैट इज़ इजेशन। यही 5 प्रोसेस है, एक एक करके हमें अमीबा में पढ़ना है और ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने एग्जाम्पल अमीबा का लिया क्योंकि ये बहुत कॉमन है। 9th क्लास में इसका नाम आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, इसलिए हमने अमीबा को लिया है। और एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो अमीबा से आता है, इसलिए हमने अमीबा को मेंशन किया है। ओके, अमीबा क्या है आप सब जानते हैं या नहीं जानते तो और अच्छा। ये देखिए, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये एक फाइलम है, एक किंगडम है। अब ये प्रोटोजोआ जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल के बारे में अगर पढ़ा है तो यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बना है। यानी उसके बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स कॉमन होंगे, एक आपका न्यूक्लियस, एक आपका साइटोप्लाज्म और एक आपका होता है सेल मेम्ब्रेन। एक आपका हो गया न्यूक्लियस, एक आपका हो गया साइटोप्लाज्म, एक आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा ही कुछ अमीबा में भी है। अमीबा जो है इसकी बॉडी इर्रेगुलर होती है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग शेप को चेंज करता है। यहाँ पे आप देखिए, इसका एक न्यूक्लियस है, इसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म है, पर इसके सेल मेम्ब्रेन को मैंने एक नाम दे दिया है। वो नाम क्या है? सूडोपोडिया। नाम क्यों दिया? फंक्शन के बेसिस पे। इसने कुछ ऐसा काम किया जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा आप ये कह सकते हो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो काम करती है, इसके बॉडी के अंदर उसने एक और काम कर दिया। उस काम की वजह से इसको एक नया नाम मिल गया, दैट इज सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, यानी झूठा। पोडिया मीन्स फूट, यानी पैर, झूठा पैर। यानी ये सूडोपोडिया है, अमीबा को लोकोमोशन यानी मूवमेंट में मदद करता है पानी के अंदर। जब अमीबा पानी के अंदर है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसी सूडोपोडिया की मदद से। पोडिया नाम क्यों पड़ा? फुट, पैर का काम कर रहा है।
ये सूडो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पैर जैसा दिखता नहीं है, पर काम किसका कर रहा है? किसका? फुट का कर रहा है। दैट्स वाई हम इसको सूडोपोडिया कहते हैं। अब हमें क्या करना? अमीबा क्लियर हुआ। अब हमें इस अमीबा के में इन सारे पांचों प्रोसेसेस को पढ़ना है। पहली बात ये याद रखो, अमीबा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सारे प्रोसेस बहुत ही सिंपल होंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी प्रोसेस को। पहला आपका है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड नोन एज इंजेशन। ये अमीबा पानी के अंदर था, इसके पास एक फूड पार्टिकल आया, ठीक है। ये फूड पार्टिकल जब इसके पास आ रहा है, ठीक है, अब ये इसकी तरफ पास जाने की कोशिश करेगा। ये इसके पास मूव कर रहा है, आप देख सकते हो, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद इसका जो सेल मेम्ब्रेन यानी सूडोपोडिया, ये बिल्कुल इसके पास जा रहा है, ठीक। कुछ समय बाद आप क्या देख रहे हो कि ये जो फूड पार्टिकल बाहर था, अब इसके बॉडी के अंदर चला गया। किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया ने इसको अपने अंदर ले लिया। लेकिन हुआ क्या, जब सूडोपोडिया ने पानी के अंदर से इस फूड को लिया, तो इसके साथ साथ उस पानी के कुछ लिक्विड को भी ले लिया और मिला करके क्या बनाया? एक फूड वैक्यूल बनाया, जो कि परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है, यानी कुछ समय के लिए। हुआ क्या? इनटेक ऑफ फूड, अमीबा ने फूड को लिया, दैट इज इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस शुरू भी हो गई और ख़त्म भी हो गई। दूसरी प्रोसेस आपकी क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? अब ये जो फूड वैक्यूल फूड के साथ अमीबा के अंदर गया है, इसके अंदर से फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट के, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में होकर के इसके साइटोप्लाज्म के पास जाएंगे। अब ये टूट गया तो ये क्या हो गया? डाइजेशन, यानी इंजेशन भी हो गया और डाइजेशन भी हो गया। तीसरा आपका है एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड पार्टिकल टूटा हुआ था, उसके अंदर से सारे के सारे छोटे सिंपल पार्टिकल को साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज अ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या किया? एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा की बॉडी ने उसे यूज़ किया। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। कैसे यूज़ किया? अपनी ग्रोथ में, अपने सेल के डिवीज़न में, अपने मूवमेंट में उस एनर्जी को यूज़ किया। ये क्या है? एसिमिलेशन है। पर उसके बाद हुआ क्या? लास्ट में कुछ फूड का पार्टिकल बच गया जिसका कोई काम नहीं था। वो जो फूड पार्टिकल बचा था वो अमीबा के अंदर से बाहर चला गया वेस्ट मटेरियल के रूप में, दैट इज इजेशन। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। अमीबा के पास फूड गया, अमीबा ने सूडोपोडिया की मदद से फूड को लिया, दैट इज इजेशन। फिर वो फूड इसके बॉडी में जा कर के सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आया, ये था डाइजेशन। फिर वो फूड टूट करके उसके साइटोप्लाज्म ने उसको एब्जॉर्ब किया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा की बॉडी ने उससे बनी हुई एनर्जी को यूज़ किया, दैट इज एसिमिलेशन। फिर जो वेस्ट मटेरियल था वो उसकी बॉडी से बाहर हो गया, दैट इज इजेशन। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये था आपका अमीबा के बारे में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अब हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सेपियंस। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जैसे न्यूट्रिशन की बात आती है, तुरंत इसको एक नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पहली बात तो ये है, हम ह्यूमन बीइंग्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बहुत हायर लेवल के या सबसे हायर लेवल के। तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो हुआ क्या कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर अगर न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम देखें तो उसे एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब डिटेल में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। हालांकि होलोजोइक का ये भी पार्ट है। तो ये 5 स्टेप जो हमने देखे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों के पांचों ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर भी होंगे। एक बार शॉर्ट में देखते हैं, फिर उसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है
उसके पार्ट कितने हैं, कितने पार्ट में वो है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इसको सिंपल फॉर्म में आपको दिखा सकूं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो डिवाइड हो जाता है दो में, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पहला आपका एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके अंदर कुछ पार्ट आते हैं जैसे माउथ, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी आप देखेंगे ये दो पार्ट में आके डिवाइड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर हम दूसरी तरफ मैंने कुछ लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। सबसे पहली आपकी होती है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पहली आपकी होती है सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी आपकी जो होती है वो, उसे आप कह सकते हो, अगर आपसे ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है और पूछा भी जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो कौन है, लीवर होता है। तीसरा आपका ये है पैनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड है जो मदद करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें माउस, एसोफेगस, एसोफेगस को हम एक कॉमन नेम क्या देते हैं, फूड पाइप, यानी फूड पाइप। माउथ, एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ये सब के सब मिल करके कैसे इन 5 प्रोसेस को ह्यूमन बींग्स के अंदर करते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या बोला था, इंजेशन, यानी हमने सीधे सीधे कहा था इनटेक ऑफ फूड, खाने को लेना ही इंजेशन होता है और खाने को लेने के बाद ही इंजेशन खत्म हो जाता है। यानी हमने माउथ से, मुंह से खाने को लिया तो कौन सी प्रोसेस हो गई, इंजेशन, और वहीं पे खत्म हो गई। अब दूसरी प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। तो आप पूरे ध्यान से आप पूरे डाइजेशन की प्रोसेस को समझिए, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल में कन्वर्ट हो जाना ही डाइजेशन है। अब ये सोचो कि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है। वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल में मैं अगर कहूँ कार्बोहाइड्रेट है, या आप इसको स्टार्च भी कह सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है आपका, या आप इसको स्टार्च भी कह सकते हो। दूसरा आप एक मान लो प्रोटीन है, ठीक है। तीसरा आप मान लो फैट है। इसे ध्यान रखना, मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल मटेरियल नोन एज डाइजेशन। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को हमारी बॉडी में किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल में। जब ये तीनों सिंपल में हो जाएंगे डाइजेशन की प्रोसेस बॉडी में खत्म हो जाएगी। कैसे, हमने क्या करना है, ग्लूकोज को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देना है ग्लूकोज में, किस प्रोसेस में, डाइजेशन में। प्रोटीन को हमें कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड में, ठीक है, या सीधे कह दो तोड़ देना है अमीनो एसिड में। फैट को हमें तोड़ देना है फैटी एसिड में। इस पूरे प्रोसेस में यही बस करना है। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस में हमें बस इन तीनों को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में करना है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करना है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में करना है, फैट को फैटी एसिड में करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये शुरू होता है और कैसे ये इन तीनों में कन्वर्ट होते हैं। खाने को मुंह में लिया, इंजेशन खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ये खाना मुंह में आया डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमने पहले क्या पढ़ा था, पेट के अंदर खाना पचता है और डाइजेशन, या मत पढ़ा, सीधे हमने ये सुना खाना पेट के अंदर ही पचता है और डाइजेशन, ये पूरा गलत है। सच देखो तो खाना पेट के अंदर कभी पूरा पचता ही नहीं है। खाना पचना या डाइजेस्ट होना शुरू कहाँ से होता है, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमने खाने को जैसे ही मुंह में लिया तुरंत कुछ लोगों ने मदद की उसको डाइजेशन में, जैसे पहला दांत ने उसको चबाने में और टंग यानी जीभ ने उसको इधर से उधर करने में। हुआ क्या, ये जो चबा हम रहे हैं ये भी डाइजेशन है, लेकिन कैसा, फिजिकल है। यानी डाइजेशन भी 2 तरीके का, एक फिजिकल है, एक आपका बायोकेमिकल है। फिजिकल में बस एक है, आपने खाने को मुंह में लिया और दांतों से उसे च्यू यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू कर दिया, ये क्या था, फिजिकल डाइजेशन।
यानी खाने को मुंह में लिया, डाइजेशन शुरू हो गया। हमने खाने को जैसे मुंह में लिया, दांत ने उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू कर दिया। तुरंत क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस आता है जो उस खाने के साथ मिलने लगता है और हमारी जो जीभ है उसको उसके साथ मिक्स करने में, मिलाने में मदद करती है। वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड होता है सलाइवा। क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा एक लिक्विड है जो, या आप कह सकते हो उसको एंजाइम, या सीधे सीधे कहो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से एक फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। अब ये ग्लैंड हेल्प करने आ गई है, यानी ये जो ग्लैंड है ये भी हेल्प करना माउथ से शुरू कर देती है। खाने को मुंह में लिया, जैसे हमने मुंह में लिया, दांत से चबाना शुरू किया, तुरंत सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है, वो खाने के साथ मिक्स होता है। अब हम ये देखेंगे वो सलाइवा क्यों आता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे ही आप अंदर देखोगे, कान के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या है, ये तीनों क्या हैं, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर और भी होती हैं, आपको मेनली 3 देखनी है। ह्यूमन बींग्स के अंदर, माउथ के अंदर 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, दैट इज पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। अगर आप फिगर में देखें तो क्लियर हो रहा है, कान के नीचे की तरफ जो ग्लैंड होती है वो पैरोटिड है, जॉ में नीचे की तरफ सबलिंगुअल है और बाहर की तरफ सबमैक्सिलरी है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है। ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड। पैरोटिड आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड, ठीक है। एक चीज़ है उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में आपने टिश्यू पढ़ा है, ठीक है। टिश्यू में आप अंदर गए थे तो उसमें कुछ टिश्यू, उसमें ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया गया था। 2 तरीके की ग्लैंड, एक एंजाइम सिक्रेट करती है, एक हार्मोन। यहाँ हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट कर रही है तो वाया डक्ट, यानी किसी न किसी पाइप की मदद से, यानी ये तीनों जो ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट कर रही हैं किसी न किसी पाइप की मदद से, यानी डक्ट की मदद से। तो होता क्या है, ये सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी ऊपर नीचे तो होती हैं, पर आ करके क्या होती हैं, मिल करके एक साथ सिक्रेट होती हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन है, वो होती है पैरोटिड। बट अगर क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट कौन है, तो वो होती है सबलिंगुअल एंड मैक्सिलरी। कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ग्लैंड पैरोटिड है और डक्ट कौन है, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर के सलाइवा को सिक्रेट किया। सलाइवा क्या होता है, स्लाइटली बेसिक एसिडिक नेचर का होता है, 6.5 to 7 तक इसका pH होता है। अब ये क्या किया, ये तुरंत आ करके जिस खाने को हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू किया था उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स होने के बाद ये 2 काम में मदद करता है, एक तो उस खाने को आगे नीचे ले जाने में मदद करेगा, दूसरा ये क्या करता है, पहला आपका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करता है, दैट इज़ अ बायोकेमिकल। क्या, सलाइवा के अंदर से एक एंजाइम सिक्रेट होती है, वो क्या करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट, या आप सीधे सीधे कह सकते हो स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होती है सलाइवा से, जो क्या करती है, खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट या आपको स्टार्च है उसको डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। डाइजेशन की प्रोसेस शुरू, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल में कर दिया, डाइजेशन शुरू हो गया। कहाँ से, माउथ से ही शुरू हो गया। कैसे, सलाइवा के अंदर से एक एंजाइम सिक्रेट हुई, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, उसने कार्बोहाइड्रेट या आप कह दो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये सलाइवा जो इस फूड के साथ मिक्स हुई थी उसको मदद करती है, एक लुब्रिकेंट का काम करती है कि वो फूड पाइप की मदद से नीचे आ जाए। अब वो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप से नीचे आएगा। याद रखिएगा, जब वो खाना, हमने रोटी खाई, वो रोटी थी, मुंह में जाने के बाद वो रोटी नहीं है, क्योंकि जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गई तो एक नाम मिल जाता है
बोलस। क्या नाम मिल गया? बोलस। इसको याद रखिएगा, जो खाना हमने खाया, खाना जैसे ही सलाइवा के साथ मिक्स होता है और दांत से हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं तो उसको एक नाम मिल जाता है बोलस। यानी जो मुंह से पाइप की मदद से खाना पेट में आएगा उसको हम क्या नाम देंगे? बोलस। अब ये फूड पाइप क्या करती है? आप देख सकते हो एक ये रास्ते का काम कर रही है जो मुंह के खाने को पेट तक ले जा रही है। पर कैसे? हमारे फूड पाइप जो होती है उसके अंदर कंटिन्यू कंप्रेक्शन आप या रिलैक्सेशन, यानी वो फैलता और सिकुड़ता है। इस मूवमेंट को एक नाम देते हैं, इस मूवमेंट को एक नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, फैलना और सिकुड़ना होता है। तो ये इसका जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का पोजीशन ये मदद करता है किसी भी खाने को नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये मूवमेंट करता है एसोफेगस, इसके अंदर जो फूड गया वो हो गया बोलस। नेचर कैसा है? स्लाइटली एसिडिक है, न्यूट्रल की तरफ 6.5 to 7, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर 99.5% जो वो वाटर होता है। सलाइवरी अमाइलेज ने इसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब पेट के अंदर जब खाना आता है, यानी डाइजेशन तो कंटिन्यू चल रही है, तो क्या होता है पेट के अंदर जैसे हमारे खाना आया तो हमारे पेट के अंदर जो होते हैं 3 तरीके के गैस, आप सीधे कह दो गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं इसे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। स्टमक जो है, स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है। पहला आप ले लो HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, तीसरा आपका है म्यूकस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3। पहला आपने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया, अब देखते हैं प्रोटीन और फैट के बारे में। जैसे ही वो बोलस, वो खाना नहीं बोलस स्टमक के अंदर गया तो वहाँ 3 चीज़ें मिलती हैं। ये पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। अब देखते हैं HCl क्या करता है। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है? कंसनट्रेटेड एसिड होती है, यानी उसका कंसनट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो ये आने के बाद क्या करती है? HCl का मेनली 2 काम होता है। पहला आपका होता है उस खाने के अंदर जितनी भी बैक्टीरिया उसको ये मार देता है। जो आपका बोलस माउथ से लेकर के स्टमक में आया है उसके अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ख़त्म कर देती है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है, उस पेट के अंदर एक इनएक्टिव एंजाइम है उसको क्या करती है? एक्टिव करती है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। HCl स्टमक के अंदर आए हुए बोलस के बैक्टीरिया को किल करती है। स्टमक के अंदर बैठी हुई एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में वो है तो, पर वो एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करती है। किस एंजाइम को? पेप्सिन को। यानी गैस्ट्रिक जूस का जो एक पार्ट आपका मैंने बताया म्यूकस, पेप्सिन एंड HCl। पेप्सिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी अगर HCl नहीं होगा, क्योंकि ये उसको इनएक्टिव से एक्टिव करता है। कैसे करता है ये देखते हैं। जो पेप्सिन है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे HCl उसके पास आता है, जैसे HCl आया उसने उसको याद दिलाया उठो उठो तुमको क्या करना है? पेप्सिन में कन्वर्ट होना है। क्यों कन्वर्ट होना है? क्योंकि तुम्हें क्या करना है, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आ रहा है जिसका नाम प्रोटीन है, तुम एक काम करो उस प्रोटीन को फटाफट अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दो। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दो, दूसरा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है। क्या हुआ? स्टमक के अंदर 3 गैस्ट्रिक जूस हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl का क्या काम है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है, और बैक्टीरिया को किल करता है। किस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव किया? पेप्सिन को। वो हमारे स्टमक में था, किस फॉर्म में? पेप्सिनोजन में। इसने पेप्सिन को एक्टिव किया, और पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तीसरा आपका था म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है? HCl जो है वो एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ये जो चीज़
अब आप सोचो जिसका पीएच इतना ज़्यादा होता है, हाईली कंसंट्रेटेड है, क्या वो इस पेट के अंदर कोई असर नहीं करता होगा? जाहिर सी बात है, हार्म पहुंचा सकता है। बचा कौन रहा है? बचा रहा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? पूरे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें उसको पूरी तरीके से कवर करता है। क्यों कवर करता है? इसलिए कवर करता है कहीं HCl का जो एसिडिक नेचर है वो स्टमक को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। तो हमने देखा स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। क्या हुआ? बोलस और एसोफेगस से स्टमक में आया, HCl ने उसके अंदर के बैक्टीरिया को किल किया। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। इनएक्टिव एंजाइम जो कि पेप्सिनोजन था उसको एक्टिव किया। ये पेप्सिनोजन जो कि दूसरा गैस्ट्रिक जूस है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तीसरा जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से। यानी आपने स्टमक तक का डाइजेशन पढ़ लिया, या सीधे सीधे कहूँ इन दोनों कॉम्प्लेक्स को आपने सिंपल में चेंज कर दिया। तीसरा आपका है फैट जो कि बच गया। अब हम आते हैं यहाँ से सीधे, कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, ये जो स्टमक है इसके अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, स्टमक ही स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके बाद जो बनता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जो खाना स्टमक में पचा, जो बचा सब कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अगर आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे लीवर को ध्यान से देखते हुए, तो आपको पता चलेगा लीवर से एक पाइप आ रही है जो आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रही है, और मैंने यहाँ पे लिखा है गाल ब्लैडर। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं गाल ब्लैडर। ये क्या करता है? ये अपने अंदर किसी एक, आप ये कह सकते हो कि स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है बाइल जूस को और बाइल सॉल्ट को। ठीक है, मैंने इसको यहाँ बताया क्योंकि ये पाइप आ कहाँ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक पाइप आती है पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी डाइजेशन यहाँ हुआ, पर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो प्रोसेस आपकी डाइजेशन की शुरू हो गई थी माउथ से, वो ख़त्म होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो फूड आया उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ मिला हुआ है? HCl के साथ। यहाँ वो बोलस था, अब वो बोलस नहीं रहेगा। जब हमारा फूड HCl के साथ मिल जाता है तो उस फूड को हम एक नाम देते हैं, दैट इज काइम। क्या नाम है? काइम। जब हमारा फूड HCl के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे एक नया नाम मिलता है, दैट इज अ काइम। वो है काइम। अब क्या होता है? ये काइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, इसका नेचर है एसिडिक। तुरंत का तुरंत लीवर ने सिक्रीट किया अपने गाल ब्लैडर से एक जूस को, जिसको हमने कहा बाइल जूस, जिसके साथ साथ सिक्रेट होता है बाइल सॉल्ट। हुआ क्या? अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका काइम आ गया था, तुरंत बाइल जूस और बाइल सॉल्ट आ जाते हैं रिएक्शन करने के लिए। बाइल जूस का क्या काम है? वो काइम का नेचर कैसा है? एसिडिक। इसने तुरंत उसके नेचर को क्या किया? बेसिक। रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी बाइल जूस जैसे ही आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत वो एक रिएक्शन करता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस फूड के एसिडिक नेचर को तुरंत कन्वर्ट करता है बेसिक नेचर में। यानी बाइल जूस का नेचर क्या हुआ? बेसिक। और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी हम जब खाने का ओवरडोज हो जाता है या बिल्कुल नहीं खाते हैं तो हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा सिक्रेट होता है, तो हम कहते हैं गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए हम तुरंत लेते हैं इनो, काम शुरू 6 सेकंड में। कैसे? क्योंकि इनो क्या है? एक बेस है। जैसे हमने बेस को लिया तुरंत न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, ना एसिड रहा ना बेस रहा, वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तुरंत रिलैक्स होने का यही मतलब है।
सोचो आप जिस चीज़ को बाहर से ले रहे हो हमारी बॉडी हमको प्रोवाइड कर रही है। होता क्या है, बाइल जूस जैसे ही आता है वो काइम के यानी फूड के नेचर को बेसिक एसिड से बेसिक करता है और दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो पहला तो ये हुआ है कि इसके नेचर को चेंज कर दिया। तुरंत सिक्रीट होता है बाइल सॉल्ट बाइल जूस में से, जो क्या करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इस पे भी तो काम शुरू होना चाहिए, 2 का खत्म हो गया। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे ड्रॉप लाइक पार्टिकल में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन होता है। जो फैट अब तक हमने रोटी खाई, हमने दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, उसके अंदर जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो गया, जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो डाइजेस्ट हो गया, बचा फैट। ठीक है, फैट बचा, तो फैट का क्या हुआ, अब सारी चीज़ें पचती हुई आ रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आ गया। अब बाइल जूस वेट कर रहा मेरा नंबर कब आएगा। जैसे उसने देखा कि फैट आ गया, अब इससे लड़ने तो मैं जाऊंगा, बाइल जूस आया, पहले तो उसने काइम के नेचर को चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा तुरंत उसने बाइल सॉल्ट सिक्रीट किया, उस बाइल सॉल्ट ने तुरंत फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू कर दिया। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी डाइजेशन शुरू हो रहा है फैट का। फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, किसने, बाइल जूस ने। आप ध्यान दीजिए, लीवर का फंक्शन मैंने बता दिया। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, बाइल जूस लीवर के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर गाल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रेट हुआ, जिसने पहले क्या किया, फूड के नेचर को चेंज करते हुए फैट का इमल्सिफिकेशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल में किया नहीं, सिर्फ फैट को तोड़ा है। अब क्या हुआ, अब वेट कर रहा है पैनक्रियाज कि मेरा भी नंबर कब आएगा। पैनक्रियाज ने क्या किया, पैनक्रियाज भी 2 एंजाइम सिक्रेट किया। पैनक्रियाज ने 2 एंजाइम सिक्रेट किया, एक आपका ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या है, जो बची कुची प्रोटीन ने अमीनो एसिड को नहीं कन्वर्ट किया था, ये फाइनली हर प्रोटीन को सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज वेट करता है कब मेरे पास इमल्सिफाइड कौन आएगा, फैट आएगा। ये क्या करेगा, ये उस फैट को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड में। ध्यान दीजिए, डाइजेशन खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी डाइजेशन खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन किस डाइजेस्टिव ऑर्गन में होता है, तो वो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, खाना आया, बाइल जूस ने सीधे को इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट का, पैनक्रियाज वेट कर रहा था, जब उसने देखा फैट तो इमल्सिफाई हो गया, तब वो अपने 2 आदमियों को भेजता है, यानी 2 एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन बची हुई प्रोटीन जो है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, लाइपेज ने क्या किया, जो इमल्सिफाइड फैट था उसको फटाफट फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कोई फूड नहीं बचा जो कॉम्प्लेक्स रहा, सब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हो गए, डाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो गई। अब वो डाइजेशन, अब डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये क्या बन गया, कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के फॉर्म में। कोई भी देखो, ये जितना एलिमेंट्री कैनाल, कहीं से कोई टूटा नहीं है, कहीं से कोई मुड़ा नहीं है, मतलब स्विज नहीं है, सीधे सीधे देखो एक ही है, बस शेप चेंज हो रहा है और वही लास्ट एनस तक आ रहा है, एक ही है। और इसी की जो आपकी पूरी लंबाई है वो 9 मीटर होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, जिसकी आप समझ सकते हो कम से कम 6 मीटर लगभग पूरी की पूरी जो लेंथ होती है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, और सिर्फ 1.5 जो वो लार्ज की होती है। तो अब आप लोग के दिमाग में आता होगा, जब ये बड़ा है तो फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं। आप ध्यान दो, लंबाई इसकी ज़्यादा है पर चौड़ाई जो ब्रेथ है वो लार्ज की ज़्यादा रहती है, इस वजह से उसे लार्ज कहते हैं। कन्फ्यूज़न है, सीधे देखो, अंदर कौन है, स्मॉल है, और बाहर कौन है, लार्ज है, जो कवर कर रहा है वो लार्ज है, सीधे समझ लो, वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा, तो सबसे पहले ये कौन सा पार्ट आ रहा, सिकम। ये क्या किया इसने, अब जा कौन रहा है, खाना तो आपका पच गया है, डाइजेशन आपका हो गया है, अब क्या बचा, एब्जॉर्प्शन। ये कैसे होगा, क्या होता है, जो खाना आपका छोटे 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 सिंपल फॉर्म में टूट गया,
किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हमें उसे कहाँ पहुँचाना है, ब्लड में पहुँचाना है, उसे हमें ब्लड में पहुँचाना है, किस लिए, एनर्जी के लिए। तो हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, आप कह सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। जो सिंपल आपका फूड, या आप कह सकते हो सिंपल फूड मटेरियल आया था, ग्लूकोज है, और सीधे सीधे कहते हो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और कहाँ ले जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स से कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड से सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना पच गया, जो आपका पच गया, यानी जो अपने सिंपल फॉर्म में आ गया, वो विलाई की मदद से हमारे ब्लड स्ट्रीम में, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा कर के वेट कर रहा है। वेट क्यों कर रहा है, रेस्पिरेशन के लिए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ वेट कर रहा है, यानी वो चला गया ब्लड स्ट्रीम में। आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, उससे एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करेगी, किस में, ग्रोथ में, चलने में, खाने में, पीने में, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम इजेशन देखते हैं। अब इजेशन का क्या मतलब है, जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में फूड आया, तब कुछ फूड मटेरियल बच गए जिनका कोई काम नहीं निकला। अब वो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, हमको उसे बॉडी से बाहर करना है। उसे बाहर करने के लिए अब हमें क्या करेंगे, हम उसे स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका मेन पार्ट होता है ना, मैंने यहाँ मेंशन किया कोलोन, कोलोन हर जगह, क्योंकि कोलोन अपने ना जगह के हिसाब से बदल जाता है। स्टार्टिंग में है असेंडिंग, लास्ट में है डिसेंडिंग, बीच में आया तो ट्रांसवर्स। कोलोन का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो वेस्ट मटेरियल बच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको विलाई ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, क्योंकि हमें उसे बॉडी से बाहर करना है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलोन था, उसने क्या किया, अब उस वेस्ट मटेरियल में कुछ भी यूज़फुल नहीं जाना चाहिए बॉडी से बाहर, उसने उसके अंदर के वाटर को खींचना शुरू किया, एब्जॉर्ब करना शुरू किया, पूरे के पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। लास्ट में क्या हुआ, पूरा का पूरा फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में गया। रेक्टम ने क्या किया, एक बार चेक कर लिया, कहीं कुछ बच तो नहीं गया, कहीं कोई वाटर की क्वांटिटी बच तो नहीं गई। फाइनली पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल को हम अपनी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर कर देते हैं, और बाहर करने को, वेस्ट मटेरियल को हम इजेशन कहते हैं। ये था आपका पूरा कंप्लीट डाइजेशन के बारे में। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है सिंपल तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि ये एक तरीके से मैंने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। शॉर्ट में आप इसको छोटे छोटे पार्ट में ऑर्गन वाइज समझिए, ये ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।